आइए, सभी को नमस्कार। हम लोग 40 नंबर वाला टेस्ट जो आप सुबह में दिए होंगे उसके डिस्कशन के लिए मैं लाइव हुआ हूँ। आप लोग इस सेशन को अपने अपने दोस्त अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर कर देना, ताकि किसी को इसका, चूँकि यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं गया है, नोटिफिकेशन 2 से 3 ही जाता है, तो नोटिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, हम सीधे सीधे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। यदि a और b समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं, तो किस समीकरण के मूल ए बी प्लस ए प्लस बी ए बी माइनस ए माइनस बी होंगे? अब देखिए, हमसे ये कह दिया है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मूल a और b हैं, तो वो समीकरण बताइए जिनका मूल ये और ये होगा। यानी एक रूट ये होगा और दूसरा रूट ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है क्या मेरे दोस्त, कि अल्फा और बीटा रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर कितने? 0। देख लिया आपने। चलिए, अब आप थोड़ा समझिए कि सबसे पहले जब तक अल्फा बीटा नहीं निकलेगा तब तक आप ये निकाल नहीं पाइएगा। तो ये अल्फा बीटा निकलेगा कैसे? तो आप जो देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके रूट अगर ए और बी हैं, तब तो अगर मूलों का योग निकालने जाएंगे तो होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, है ना। और मूलों का गुणनफल यानी कि a इंटू बी, ये कितना होगा? c बाई ए, यानी कि c और बाई में a हो जाएगा। तो इस तरह से आप a प्लस बी भी निकाल लिए और a माइनस और a इंटू बी भी निकाल लिए। अब आपको अल्फा चाहिए, तो देखिए अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो चलिए, a भी हमारे पास क्या है? c बाई ए, और माइनस a प्लस बी क्या है? a प्लस बी माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी बाई ए। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो c प्लस बी बाई ए होगा। तो इस तरीके से आपने अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। अब आराम से आप यहाँ बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा का मान है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान है c माइनस बी और बाई में a। ठीक है, और प्लस बीटा का मान है c प्लस बी और बाई में a। ठीक है, और प्लस इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारे पास हो जाएगा सी प्लस बी बाई में ए, और इंटू बीटा हो जाएगा c माइनस बी और बाई में a बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या देखिएगा कि मेरे दोस्त ये तो b से b चला जाएगा 2c, और नीचे a रहेगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये 2c और बाई में a इंटू एक्स और प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में मेरे दोस्त a, और बराबर कितने होंगे? 0। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू ए, नीचे में a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2c और प्लस यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका c स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और बराबर 0। तो यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। सॉरी, ए स्क्वायर एलसीएम होगा ना, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ ए है, एक्स ए स्क्वायर एलसीएम है तो यहाँ सिर्फ ए आएगा, और ये वाला चीज एज इट इज आ जाएगा। यानी आप मेरे दोस्त ये देख पाएंगे कि यही वो इक्वेशन है जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप में से जिनके भी बी आंसर आ रहे होंगे, बहुत अच्छा रह रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे दोस्त, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर ए, जिसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, यह है सेक ए बराबर √11/3, तो हमें इसका मान मांगा गया है। तो आप सोच के देखिए कि अगर हमारा सेक ए और बराबर √11 और बटे में 3 है, तो ये हमारा है कर्ण और बटे आधार, आधार है √3 और कर्ण है हमारा √11। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी 11 और माइनस लंब स्क्वायर यानी 9, यानी फाइनली ये आपका √2 हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त यहाँ पर आइए और देखिए, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कर्ण बटे लंब।
तो देखिए कर्ण कितना है √11 और लंब कितना है √2, तो √11 बटे √2 ऐसा है। तो √11 और बटे में √2 स्क्वायर करेंगे तो 11/2 हो जाएगा। ध्यान दो 11/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर क्या होगा लंब बटे आधार, तो √2 और बटा 3 स्क्वायर करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। और बटे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होगा लंब और बटे में कर्ण, तो हो जाएगा 2/11 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर क्या होगा आधार और बटे लंब, यानी हो जाएगा 9 और बटे में 2। तो इस तरीके से अगर हम एलसीएम लेने चले जाते हैं तो मेरे दोस्त देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 99 और मेरे दोस्त ये 4, तो 99 और 4 ये हो जाएगा 103। ठीक, और बटे में एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह से नीचे एलसीएम होगा 22, तो 22 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ भी 99 और 4 हो जाएगा 103, तो 103 से 103 चला गया। फाइनल आंसर आपका 11/9 हो गया है। तो देखिए 11/9 जो ऑप्शन आपका होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 11/9, 11/9 जिनका भी आया होगा एकदम परफेक्ट रहा होगा। ओके मेरे दोस्त, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इसको समझिए। दिखता है कि 7 साल पहले अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, 3 कैरेक्टर हैं, उनका औसत है 42। ठीक है, 7 साल पहले औसत था 42, लेकिन 9 साल पहले पत्नी और उसके बच्चे 2 लोगों की औसत थी 38। तो बोलिए अगर हम दोनों ही सिचुएशन को प्रेजेंट में लेके आ जाएं तो क्या होगा मेरे दोस्त। तो प्रेजेंट में लेके आ जाएंगे अजय, उसकी वाइफ और उसका बेबी, इन 3 लोगों का। तो इन 3 लोगों का मेरे दोस्त औसत था 42। औसत अगर 42 था तो योगफल हो जाएगा 126। लेकिन ये जो औसत 42 था ना उस 7 साल पहले, तो योगफल भी जो आया है वो 7 साल पहले का। तो 7 साल पहले को अगर वर्तमान में लाना होगा तो तीनों के लिए हमें 7 ऐड करना होगा। 7 साल पत्नी के लिए, 7 साल अजय के लिए, 7 साल बच्चे के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा 126 और प्लस में 21 यानी कि 147। ओके, अब क्या है, अब कह रहा है कि वाइफ और बेबी इन दोनों का एवरेज कितना, इन दोनों का एवरेज है 38, तो योगफल हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 76। लेकिन ये 76 योगफल जो है, ये जो 38 था एवरेज 9 साल पहले, तो योगफल भी आया है 9 साल पहले। अब 9 साल पहले को वर्तमान में लाना है तो 9 साल पत्नी के लिए और 9 साल बच्चे के लिए ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 76, और 76 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94। अब मेरे दोस्त हमें किसका एज चाहिए, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में अजय की वर्तमान उम्र मांगा है, तो इसको घटा दीजिए। अब मेरे दोस्त यहां से जैसे ही घटाएंगे तो अजय बचेगा और ये 147 में से 94 घट जाएगा, तो मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे हमारा 6, तो 6 हो जाएंगे 53। यानी आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 53 इसका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपने सेंटर पर टेस्ट स्टार्ट हो गया है, आप लोग भी इस टेस्ट में शामिल होइए। ठीक है, और जब टेस्ट में आप शामिल होइएगा तो असली मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको करना होगा अनिवार्य रूप से। अब इसको देखिए, ये क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री, ए सी 5 है, बी सी 12 है, कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है, एडी की लंबाई क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है मेरे दोस्त, सबसे पहली बात ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम तुरंत यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम तुरंत यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, कौन सी 90 डिग्री है, लीजिए कौन सी हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर ये सी है तो मेरे दोस्त ए और बी निश्चित तौर पर यहां होगा। ठीक है, अब ए सी हमारा 5 है, यह हमारा 5 सेमी हो गया, बी सी हमारे पास 12 है, ये हमारा 12 सेमी हो गया। ठीक है, और ए सी सॉरी ए बी, तो ए बी के बारे में कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 5 12, तो ट्रिपलेट से ये मेरे दोस्त हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब क्या कहा, इस कोण ए का बाइसेक्टर, तो कोण ए का जो बाइसेक्टर है वो मेरे दोस्त कहाँ, बीसी से डी पर मिल रहा है, ये है क्या, कोण ए का बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, अब आप बताओ
ये पूरा का पूरा हमारे पास 12 है। अब 12 में अगर ये हमारे पास a है तो क्या ये 12 माइनस a नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने इसको a क्यों माना? क्योंकि मुझे AD चाहिए। ठीक है, और बाकी आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जरूर पढ़े होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का बाइसेक्टर बेस को जिस रेशियो में बांटेगा वही रेशियो से साइड का होगा। तो बेस रेशियो देखिए तो CD बटा DB यानी a और बटा 12 माइनस a बराबर होगा इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी हो जाएगा 5 और बटे में 13। अब देखिए ये आपके पास 13a है, 12 पंचे 60 और माइनस का 5a है, 5a आएगा 18a हो जाएगा बराबर में 60। a का मान हो जाएगा कितना? तो 6 दहें का और 6 तिया यानी कि 10 बटा 3। तो आपने इस तरह से देख लिया कि ये हमारे पास आ गया 10 बटा 3। अब आप देखिए ना ACD ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का लंब जानते हैं, आधार जानते हैं, बस हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? लंब स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 100 और बटे में 9, 225 और मेरे दोस्त प्लस में 100 हो जाएगा 325 और बटे में 9। तो आप देख पाएंगे ये 25 और गुने में 13 यानी कि 5 और रूट 13 और बटे में हो जाएगा 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो दोस्त ये तो मॉक टेस्ट है, एप्लीकेशन वाली टेस्ट है, लेकिन आप लोगों को चूंकि टेस्ट हमने स्टार्ट किया, इंफॉर्मेशन सभी को नहीं मिला था, इसलिए हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि लो हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। आप सभी लोगों को इस डिस्कशन में हिस्सा लेना है और मॉक टेस्ट में हिस्सा लेना है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या है, 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यानी कि 10 मेल काम करे या 15 फीमेल काम करे। ठीक है, काम होना है 30 दिन में, इसका मतलब 10 मेल और 15 वोमेन का इफिशियंसी समान है। तब तो यहां से मेन अपॉन वोमेन करने जाएंगे, 15 बटा 10 यानी बोले तो 3 और बटे 2, तो हो जाएगा ये महिला की क्षमता और ये हो जाएंगे पुरुष की क्षमता। ठीक है, आपको पता है कि 10 पुरुष काम करे या 15 महिलाएं काम करे, काम होगा हमारा 30 दिन में। तो हम यहां से टोटल वक्त तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब 10 पुरुष किसी काम को अगर 30 दिन में करता है, पुरुष की क्षमता आप 3 जान रहे हैं, एक पुरुष 3 काम, 10 पुरुष कितना 30, 30 गुने 30 कितना हो जाएगा 900। अब इस काम को करने के लिए 15 पुरुष और 27 महिलाओं को काम पर लगाया गया है, तो 15 मेन और 27 वोमेन ये मिल करके कितना दिन काम करेंगे कि इस काम यानी 900 वर्क को फिनिश कर देंगे? तो आप ही बताइए, एक पुरुष की इफिशियंसी 3 है, एक महिला की इफिशियंसी 2 है, तो 15 या 45 और प्लस में 54, तो 45 और 54 कितने हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त 99। अब 99 इंटू दिन बराबर कितना 100, तो डेज क्या हो जाएगा 100 नमे और 11 नमे, यानी हमारा होगा 9 सहित 1 बटा 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है भाई चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए बी और ए सी सेंटर ओ पर 80 और 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो बी ए सी का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्त कितना ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपके सामने हम एक सर्कल खींच रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट ए बी और सी याद रहे, ए बी भी हमारा एक कोड है जीवा और ए सी भी हमारा एक कोड है जीवा, और मेरे दोस्त ये कितने 80 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब आप बताइए, अगर AC 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब ए का पोजीशन, ध्यान देना, अगर ए का पोजीशन यहां होगा तो निश्चित तौर पर सी का पोजीशन यहां होगा, तभी जाकर के सेंटर पर आप यहां से 120 डिग्री का कोण बना पाएंगे, यानी ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी का पोजीशन कहां? तो बी का पोजीशन आपको यहां रखना होगा ताकि ए ओ बी 80 डिग्री का कोण आप बना पाएंगे। ठीक है, अब कौन सा एंगल चाहिए मेरे दोस्त?
देखिए एंगल के हिसाब से फैलाव रखना पड़ता है, एंगल के हिसाब से। अब आप जानते हैं ना, आपसे कहा था AC जीवा केंद्र पर 120 और AB जीवा सेंटर पर 80, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा है BAC, यानी ये पूरा का पूरा एंगल बताइए कि कितना होगा। अब थोड़ा तो समझदार आपको बनना होगा। आपने पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो जरा देख लीजिए, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि रेडियस, केंद्र से परिधि रेडियस। अब बताइए अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अब ट्रायंगल में एक एंगल 120 तो बच गया 60, 60 को बराबर बराबर बांटोगे तो 30 30 में बट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इस त्रिभुज में भी त्रिभुज के तीनों कोण 180, जिसमें एक 80 है तो बच गया कितना 100। अब 100 को बराबर बराबर बांटोगे तो ये 50 50 बटेगा। क्यों बराबर बराबर होगा? क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे। अब आपको चाहिए था BAC, देखिए आपके BAC का आंसर आ गया। BAC ये आपका हो गया 80 डिग्री, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर, देखो भाई डिस्कशन ऐसे नहीं कराएंगे, मजाक थोड़े है। अगर अमृत बांटेंगे तो उसका प्रभाव भी तो होना चाहिए। आपको अपने अपने दोस्त, अपने अपने मित्र में इस चीज को फैलाना होगा कि पगला मास्टर फिर से आ गया है डिस्कशन कराने के लिए, ठीक है। और तब जा करके आपके भाई भतीजा गोतिया जो भी है सब इसमें शामिल होगा तो हमको उतना ही मजा आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई का 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए आयत की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। अगर हम चौड़ाई और लंबाई का रेशियो लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और अनुपात की राशि x कह देंगे तो 2x और 3x हो जाएगा, ठीक है। स्पष्ट लिखा है वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधे हैं। तो आयत का आधा अगर वर्ग का परिमाप है तब तो वर्ग के परिमाप का दुगुना आयत का परिमाप होगा, है ना। यानी कि यहां पर हम यदि आयत के परिमाप की बात करें तो बताइए कितना हो जाएगा? आपको पता है वर्ग का परिमाप आयत का आधा, अब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 40, तो वर्ग का परिमाप जो 40 मीटर है ना वो आयत के परिमाप का आधा है। तो आयत के परिमाप का आधा अगर 40 होगा तब तो आयत का परिमाप क्या होगा? वर्ग के परिमाप का डबल, यानी कि 2 गुने 40 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है आयत का? लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। कल से 1000 लाइव हमको चाहिए, नहीं तो फिर डिस्कशन बंद कर देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो मेरे दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर। अब ये 5 दूनी 10, 10 से 10 कटेगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 8 मीटर। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि x हमारा 8 मीटर हो गया, यानी कि लंबाई हमारा 24 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई हमारा 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो लंबाई चौड़ाई जब दोनों ही आयत का निकल गया है तो क्या आप एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयत का एरिया लंबाई और गुने चौड़ाई हो जाएगा। 16 चौके 64 यूनिट डिजिट आपको 4 नजर आएगा, जो यहां पे नजर आ रहा है आप गुणा कर लीजिए 384 ही आएगा, ठीक है। 384 ही आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का सवाल है। आप जान लीजिए जो ALP CBT 2 की तैयारी करेगा, चाहे NTPC की तैयारी करेगा, CGL का तैयारी करेगा, ये मॉक टेस्ट हर एग्जाम का बाप है। इसलिए सबको बता दीजिएगा कि भले ही ये TRE के लिए चल रहा है लेकिन ये काम हर एग्जामिनेशन में आने वाला है, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सकेगा, ठीक है। चलिए देखिए 8 अंकों वाली एक संख्या जो 72 से विभाज्य है, y के अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होगा? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि y को मैक्सिमाइज करना है, और याद रहे किसी डिजिट का मैक्सिमम मान 9, 8, 7 इस तरह से घटते हुए कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। अब बताइए अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तब तो वह 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा।
तो पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी लगाइए। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और आपसे क्वेश्चन ही कहा है कि y का मैक्सिमम मान रखना है, तो मैक्सिमम मान यानी आप 9 से शुरू कीजिए। अगर आप y का मान 9 रखते हैं तो 8 चौको हो जाएगा 32, बचेगा 7, 7 पर 4 74, ये 8 से नहीं कटा। अब 8 रखिएगा, ठीक है। अगर यहां पर 8 रखते हैं तो 8 चौके 32, 6, 6 पर 4 64, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि y का मान 8 डिसाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी लगाना है। 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अंकों का योग 9 से कहां कट रहा है, तो 8 16, 8 3 24, 24 3 27, कट जाएगा 9 से। 5 और 4 9, ये भी कट गया 9 से। बच गया y का मान 8 प्लस में x। तो आप ही बताइए 8 प्लस x, अगर आपको 9 से काटना है तो x का मान क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया x का मान 1 और y का मान 8। अब क्या, अब आप अपने क्वेश्चन पर बैठा दीजिए। तो लीजिए 7 इंटू एक्स, एक्स का मान 1 और प्लस 2 इंटू वाई का मान 8। 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी सी। चलिए ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए बी सी डी के बीच x रुपया की धनराशि को इस प्रकार विभाजित करना है कि a और b के हिस्से का अनुपात 4:9, b और c के हिस्से का अनुपात 3:4, c और d के हिस्से का अनुपात 5:7। अब आप देख लीजिए आपका यहाँ कितने कैरेक्टर हैं, a b c और d 4 कैरेक्टर हैं। मेरे दोस्त a b का अगर रेशियो देखने जाएंगे तो 4:5 है। अगर BC का देखने जाएंगे ये 3:4 है। CD का देखने जाएंगे ये हमारा 5:7 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब AB BC CD का रेशियो दिया हो तो इस स्थिति में क्या करना है, जिसके आगे खाली है उससे भर दीजिए, जिसके पीछे खाली है उससे भरिए, और जिसके आगे खाली है उससे भरिए। जिसके पीछे खाली है आप उसे भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 15 15 चौको हो जाएगा 60, ये 25 दिया हो जाएगा 75, और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 चौको 20, 20 सते 100, मेरे दोस्त 40। बहुत करेंगे थोड़ा सिंपलेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा 12 पंचे 60, 15 पंचे 75, 20 पंचे 100, और मेरे दोस्त 28 पंचे 140। क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी और डी के हिस्से का अंतर। देखिए बी है हमारा 15, डी है हमारा 28, दोनों का अंतर देखने जाएंगे तो हमें 13 नजर आएगा, और यही जो 13 का अंतर है ना बी और डी का, वो हमारे पास 3276 है। यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा 6, 6 पर 7 67, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, यानी एक रेशियो का मान 252। और जब एक रेशियो का मान 252, हमें x का मान मांगा था। x वो राशि है जिसको इन चारों में बांटा गया है, यानी चारों को जोड़ देंगे तो x के बराबर होगा। तो लीजिए चारों को जरा जोड़िए, तो देखिए 12 और 15 27, 27 और 20 हो जाएगा कितना, 47, 47 और 28। तो मेरे दोस्त अगर 47 में 30 जोड़ देते तो 77 होता, 2 हटा दीजिए यानी कि 75, जोड़ने से 75। तो मेरे दोस्त सबको जोड़ने से 75, सबका हिस्सा x था जो कि 75। जब एक का मान इतना तो 75 का मान होगा 252 गुने 75, यानी कि 25 का मल्टीपल, सब ऑप्शन 25 का मल्टीपल है। फिर हम देख रहे हैं 5 2 7 9, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल मेरे दोस्त ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का मल्टीपल केवल ये है। तो यही हमारा आंसर होगा। 9 का मल्टीपल कहने का मतलब है 5 2 7 2 9, अंकों का योग 9 है यानी 9 से कटेगा, तो गुणनफल 9 से कटेगा, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी है। बाकी मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो कितना शानदार सवाल है, देखिए सवाल को पहले। n बराबर 2 की पावर 48 और -1 तथा n 60 और 70 के बीच दो संख्या है जिससे ये पूर्णतया विभाजित है, उन दोनों संख्या का योग बताइए। अब देखिए कितना कंडीशनल दे दिया, ये कहा कि n जो है 2 की पावर 48 -1, और ये n 60 और 70 के बीच में दो गो नंबर है, उ दोनों संख्या से ये विभाजित है, उ दोनों का योग बताइए।
यानी आपको 60-70 के बीच में ऐसी दो संख्या निकालना होगा जिससे कि ये डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, क्योंकि बीच में माइनस का मामला है, x की पावर n और माइनस a की पावर n। इस स्थिति में अगर ये n हमारा ऑड है, अगर ये n हमारा ऑड है, तो मेरे दोस्त x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा, यानी x माइनस ए से ये कटेगा। दूसरा, x की पावर n माइनस ए की पावर n में अगर n आपका इवन है, ध्यान देना, यदि n आपका इवन है तो वैसी स्थिति में x प्लस ए और मेरे दोस्त x माइनस ए दोनों ही इसके फैक्टर होंगे, यानी कि इन दोनों से ये कटने वाला है। अभी मैं प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर लाइव हूं, इसलिए सभी लोग प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर आ जाइए। प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर हम लाइव हैं, इसलिए सभी लोग प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर आ जाइए। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त यहां देखिए, हम कैसे हम उसके बीच आएंगे। तो एक चीज तो हमें लग रहा है ना कि जैसे कि 2 की कितनी पावर से 60-70 के बीच में मान आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की 6 पावर। तो क्या हम इसको ऐसा करें कि n बराबर ये जो देख रहे हैं ना 2 की 6 पावर होल की पावर 8 कर देते हैं, और माइनस 1 की पावर तो कुछ भी रखेंगे तो 1 ही रहेगा। तो आप तनिक देख लीजिए मेरे दोस्त, एक लाइन और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लीजिए। 2 की 6 पावर बोले तो 64 की पावर 8 और माइनस 1 की पावर 8। देख लीजिए, पावर सेम भी है और पावर इवन भी है। तो पावर इवन है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, तो मेरे दोस्त इसके 2 फैक्टर होंगे, और दोनों फैक्टर में क्या होगा, एक होगा x प्लस ए हो जाएगा और एक मेरे दोस्त हमारा x माइनस ए हो जाएगा, यानी कि 65 और मेरे दोस्त ये 63। इसका मतलब ये संख्या जो होगी 65 से भी कटेगी और 63 से भी कटेगी। और आप देख लीजिए 65 और 63 दोनों ही 60-70 के बीच में है। ठीक है, तो दोनों नंबर 60-70 के बीच मिल गया है और ये दोनों ही इसको काटेगी। हमें कहा ये दोनों का योगफल बताइए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा 128 आएगा। तो मेरे दोस्त ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। जानते हैं, अगर यही ऑप्शन रेलवे और एसएससी में होता, रेलवे एसएससी में होता, तो कटैक इसका आंसर चला जाता वो दोनों कट जाता। क्यों? क्योंकि 60 और 70 के बीच के दो मान को जब हम जोड़ेंगे तो 140 से कम होगा। अब 140 से कम होगा और 120 से ज़्यादा होगा, तब तो मेरे दोस्त यही एक ऑप्शन बनता था। लेकिन चूंकि ये बीपीएससी है ना, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तब तो होश में काम करना पड़ेगा। ओके, इसलिए आंसर कंफर्म आने के बाद ही आंसर लगा सकते हैं, अगर यहां पर नन ऑफ दिस ऑप्शन में है। मैं ये रेलवे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बाकी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंफर्म होना ही है, तभी आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल क्या है। कह रहा किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक है, कह रहा कि अंग्रेजी में लड़कों का औसत 48 है और लड़कियों का औसत लड़कों के औसत से 25% ज्यादा है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि बॉयज का जो एवरेज है, 1 मिनट, बॉयज का एवरेज, ठीक है भाई, तो बॉयज का एवरेज हमारा 48 है, और गर्ल्स के एवरेज के बारे में क्या कहा है, तो गर्ल्स के एवरेज के बारे में कहा कि जितना बॉयज का एवरेज है उसे 25% ज्यादा। तो ऐसा कीजिए 25% निकाल लीजिए, 25% का मतलब 1/4 होता है, इसका 1/4 हो जाएगा 12, तो 12 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 60। ये हो गया गर्ल्स का एवरेज और ये हो गया बॉयज का एवरेज। अब दोनों के संख्या का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, दोनों के संख्या का रेशियो जो है ये हमारा 5 और अनुपात मेरे मित्र कितने हैं, 7। 5 अनुपात कितने हैं, 7। ठीक है, अब बताइए, अगर 5 लड़का और 7 लड़की, 5 लड़का का एवरेज अगर 48 है तो मेरे दोस्त योगफल क्या होगा, तो योगफल हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, अब ये देखिए 60 एवरेज है 7 लड़की का, तो योगफल हो जाएगा आपका 420। अगर हम पूरे क्लास का योगफल देखने चले जाएं तो 420 प्लस 240 यानी कि 660। अब हमें क्लास का एवरेज चाहिए, तो लीजिए पूरा योगफल कितना, 660 और बटे पूरे क्लास की संख्या, तो 5 लड़का और 7 लड़की
क्लास की संख्या हो जाएगा 12, तब तो एवरेज निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55। बताएगा किस एप्लीकेशन पर कोर्स बेचते हैं? अच्छा, किस एप्लीकेशन पर कोर्स बेचते हैं? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। वाह, कितना बेहतरीन बात पूछा है, कितना बेहतरीन तरीका है पूछने का। बेचते हैं, वाह, गजब, मजा आ गया सुन के। अब देखो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कैसे इसको बनाना है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा? अब आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab नहीं लिख सकते? बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है और माइनस में आपका 1ab है, तब तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 3ab। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप मेरे दोस्त देख लो ना, ए इंटू बी तो यहीं से नजर आ रहा है कि 1 हो जाएगा। ए इंटू बी करने जाइएगा ना तो इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, ई तो हमारा 1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालिए, एलसीएम लीजिए। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसका गुना इसके साथ होगा, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मेरे दोस्त हमारा 1 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान 10, तो देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 माइनस 3 यानी कि 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 97 होगा। श्रद्धा बैच का कूपन कोड क्या है? कोई कूपन कोड नहीं है मित्र इस वक्त, ठीक है। आप डायरेक्ट उस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं। अब आपको ये बात पता है कि हमारे टीम में सब काम के लिए हर लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं। हमारे टीम में ये जो आप लोग के लिए आवाज़ उठाने वाली बात है, इसके लिए नवीन सर, ये काम उनके जिम में है, ये वो करते हैं। तो नवीन सर का अपना एक है, हमारा एक अपना है। हर शिक्षकों की यहाँ पर अलग अलग दायित्व है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाने का है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आवाज़ उठाना, आप लोग के साथ खड़ा होना, हमारे टीम के अंदर डिपार्टमेंट बटी हुई है। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट नवीन सर के पास है। क्योंकि देखिए जिस चीज़ के बारे में जानकारी डिटेल में हो तो हम उसी चीज़ के बारे में बोलना उचित भी रहता है। तो इसकी पूरी जानकारी उनके पास है, तो वही आपके लिए ये सब चीज़ करते हैं। हालांकि आपने बोला है संज्ञान में, मैं इस बात को सर के पास रखूंगा। निश्चित तौर पर सर आपके साथ खड़े होंगे, हमेशा से खड़े हुए हैं, ठीक है। और नवीन सर बोलते हैं मतलब हम सभी लोग बोलते हैं, अर्थ तो यही हुआ है ना। ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उस यात्रा में 3 घंटे का समय कम लेता, है ना। 3 घंटे का समय कम लेता, तो बताइए रेलगाड़ी की गति क्या है? तो देखिए ना, 360 किलोमीटर की दूरी उसे ट्रेवल करना है, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल स्पीड को x मान लेते हैं तो बाद में 10 बढ़ाने कहा है तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो आप ही बताइए, जब x की स्पीड रहेगा तो ज़्यादा समय, x प्लस 10 की स्पीड रहेगा तो कम समय। ज़्यादा समय और कम समय, आप देख लीजिए दोनों समय का डिफरेंस कितना है। तो दोनों समय का डिफरेंस हमारे पास 3 घंटा है, ठीक है। अब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब मेरे दोस्त जैसे ही आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, अब मान लीजिए पहला ही ऑप्शन 30 है, अगर हम यहाँ पर 30 रखते हैं x की जगह पर, तो 30 से मेरे दोस्त ये 12 बार में, यहाँ 30 रखेंगे, 30 10 40, यहाँ पर 30 रखेंगे, 40 40 से कट जाएगा हमारा 9 बार में, और 12 और 9 में अंतर कितने का होगा? 3 का। यानी इस क्वेश्चन का LHS बराबर RHS डिफाइन हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की ओरिजिनल स्पीड जो है ये हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं ये SST 125 के लिए है, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपके लिए आप में से जिन्हें तैयारी करना है इस बार, आप इसमें जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये SST पेपर, ठीक है, PRT 1 से 5 तक के लिए भी है, और ऑल कॉम्बिनेशन जो आपका 6 to 8 9 10th के लिए है, ठीक है, ये सब के लिए मेरे दोस्त आपके पास अवेलेबल है। इस बैच की डिटेल जानकारी आप ऑफिस वाले नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा इसको देखिए, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, और ये हमें क्या कह रहा है कि जीरो का मान, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और मेरे दोस्त 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट। अगर थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई कर रहा है, और जब थीटा लाई फर्स्ट क्वाड्रांट में करेगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको देख के तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है ना, इसको देख के तो यही लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। अगर क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है तो आप जल्दी कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। तो लीजिए मेरे दोस्त, ये हमारे पास 2 sin थीटा हो जाएगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर लिखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15 और माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, और 7 को इस पार ले आइए तो बराबर 0, ठीक है। अब सबको हम उस पार ले जाएंगे तो उस पार जाके 15 साइन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 2 साइन उस पार जाके माइनस में हो जाएगा, और 15 में 7 गया 8, 8 उस पार जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 0। आप क्या करना है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक ब्रेक करना है। ऐसे दो टुकड़े में तोड़ना है 2 को कि जोड़ने घटाने से -2 और गुना करने से 15 अठे -120। तब तो यहाँ पर हमें -12 और +10 के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। -12 + 10 ये -2 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ध्यान दो, दोनों को गुना करेंगे तो ये -120 भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब ये टूट गया तो अब स्क्वायर वाले का गुणनफल जो है उससे मेरे दोस्त इन दोनों में भाग देना है, साथ ही साथ साइन चेंज करना है। 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी यही आपके साइन थीटा का आई मीन इस वेरिएबल का मान हुआ। अब कह दिया कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, तो नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, तो हमें यही लेना होगा, यानी साइन थीटा का मान 4/5 हो गया। अब आप सोच लीजिए, अगर साइन थीटा का मान 4/5 हो गया है तो साइन तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है, आधार निकालने जाएंगे 3 हो जाएगा। अब जो निकालना है जल्दी निकालिए। अगर हमें टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, यानी कि 4/3 हो जाएगा। आगे कॉस थीटा है, ये आधार और बटे कर्ण यानी कि 3/5 हो जाएगा। आगे सेक थीटा है, सेक थीटा हमारा कर्ण और बटे में आधार होगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। एलसीएम लेने जाएंगे, ये हमारा 15 होगा मेरे दोस्त, 5 चौको 20, 5 तिया 15 यानी कि 9, और 5 पचे 25। अब आप देख लीजिए, ये आपका हो गया 34, 34 और 20 हो जाएगा 54। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 54 और बटे में 15, यानी बोले तो 18 और बटे में 5। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल, तो हो जाएगा 3 सहित 3/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हो गया ये, थैंक यू। ये था हमारा 14 नंबर सवाल। अब आइए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त देखिए, एग्जामिनेशन के अंदर सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी होते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए पेशेंस रखना होगा, पेशेंस वाला बनना होगा, साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी पहले से करके रहना होगा, ठीक है, तभी आप चीज को कर पाएंगे। अब जैसे इसको देखिए, ये क्या है, दो संख्या का रेशियो, दो संख्या का रेशियो 7:11 है। अब दो संख्या का रेशियो 7:11 है और उनका एचसीएफ मेरे दोस्त 28 है। याद रखना, जब हम दो संख्या का रेशियो लेते हैं ना तो एचसीएफ ही कटता है, तो वापस एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर से आपका नंबर हो जाएगा। हमें चाहिए इन दोनों का अंतर, अंतर चाहिए तो 28 कॉमन आएगा, और मेरे दोस्त 11 और 7 का जो अंतर होगा वो 4 हो जाएगा, तो 28 चौके हो जाएगा 112, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 112 हो जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं, आराम से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपने इनकम का 25% बचाता है,
यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है तो उसके खर्च में कितना वृद्धि होगा। अब आप बताइए मेरे दोस्त, इनकम इनकम में से अगर आप सेविंग्स को हटाते हैं, अच्छा इनकम में से आप खर्च को हटाते हैं तो आपकी बचत ही तो आएगी। आप कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ 25% बचाता है, इसका मतलब 100 की इनकम में से 100 की इनकम में से इनकम का अगर 25% यानी 25 कोई बचा रहा है तो 100 में 25 बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है, 75 कर रहा है। अब कह रहा है इनकम को 20% से बढ़ा दीजिए, तो इनकम को 20% से बढ़ा दीजिए इनकम हो जाएगा 120। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज भी बचत पहले ही जितना है, यानी पहले 25 था बचत, आज भी 25 ही बचत। तो बताइए खर्च कितना, तो इनकम में से बचत हटा दीजिए, आपको खर्च नजर आ जाएगा। यानी पहले खर्च आप 75 करते थे, अब आप 95 कर रहे हैं, तो खर्च में वृद्धि तो हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, खर्च में वृद्धि हो गया है 20 का। किससे, 75 से और इंटू 100। अब आप इसको देखिए, 25 तिया और 25 चौको, यानी हो जाएगा 80/3, बोले तो 26.2/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त इसको देख लो, कह रहा है कि 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु से समान तल पर एक बिंदु है जहां से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने योग्य बात है क्या। अब देखिए एक हमारे पास वृक्ष है, ठीक है मेरे दोस्त, वृक्ष। अब इस वृक्ष पर 2 पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां देखना, वृक्ष पर 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट से वृक्ष की जड़ से जा रही एक रेखा पर कहीं एक पॉइंट है जिस पॉइंट से इस दोनों ही बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो क्या है मेरे दोस्त। तो इसके जो उन्नयन कोण है वो हमारा 30 और 45 है, यानी छोटा वाला कोण हमारा 30 है और बड़ा वाला कोण हमारा 45 है। ओके, अब हमें स्पष्ट कहा है कि सर बताइए दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी अगर आप देखने जाएंगे, यही है आपका दोनों बिंदु, यही, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछ दिया, ये दूरी पूछ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप काम कीजिए, देखिए 30 डिग्री के लिए लंब कितना 1, आधार कितना √3, ठीक है। और 45 कहता है कि जितना बड़ा आधार मेरे मित्र उतना ही बड़ा लंब, जितना बड़ा आधार उतना ही बड़ा लंब। थोड़ा ध्यान से देखना कि ये अगर √3 है तो ये भी √3 होगा, यानी ये हमारा हो गया √3। पूरा √3 में अगर ये 1 है तो ये हमारा हो जाएगा √3 और -1, ठीक है भाई। तो इसी √3 - 1 का हमें मान चाहिए। हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई जो कि आपको √3 दिख रहा है, इसी का मान दिया है 220, ठीक है। तब तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 220 और बटे में √3। आपको मान चाहिए √3 - 1 का, तो √3 - 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 220 और बटे में √3 और √3 - 1। अगर रेशनलाइज करते हैं तो मेरे दोस्त √3 से गुना और √3 से भाग हो जाएगा। अब थोड़ा देखना, ये आपके पास 220 है, √3 × √3 आपका 3 हो जाएगा, और √3 × 1 ये आपका √3 हो जाएगा, नीचे √3 × √3 ये हो गया 3। अब ये देखिए ये आपका 1.732 है। अब जैसे ही मेरे दोस्त आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे 220/3, अब इसको 3 में से आप घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। अब मेरे दोस्त आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 चौको, ध्यान दो मेरे दोस्त 22 चौको 88, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा 22 है यानी कि 220 है, और ये मेरे दोस्त 0.45 और 6 यानी कि 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 ऐसा कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या हो गया, कितने नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर सवाल है। देख लो थोड़ा सा मेरे दोस्त, गुणा भाग करके क्या आता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार।
एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आ गया गुना करके। अब देखिए गुणा कर ही देते हैं, ये 4 5 और 6 है, और मेरे दोस्त ये हमारे पास 220 है। ठीक, ये जीरो जीरो छोड़िए, जीरो हटाइए ना, 2 से कीजिए, 2 से। तो मेरे दोस्त ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 2। ये मेरे दोस्त फिर हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 9, और एक मेरे दोस्त क्या है 0। चलिए ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 8 हो गया, और ये हमारे पास 9 है। ठीक है, तो सॉरी 9 1 10, ये भी हमारा 9 1 10, कहीं तो प्रॉब्लम हो गया, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया। रुकिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट ऑफ ए ट्री 220 मीटर, सेम प्लेन 30 और 45। अच्छा, देखिए 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु का समान तल पर उन्नयन कोण 30 और 45 है। दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी क्या होगा? देखिए भाई, पहले आप यहां समझिए, ये जो मेरे दोस्त हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली इसको देख लिए। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में, इसको हटाइए मेरे दोस्त, ये वृक्ष पर पॉइंट नहीं है। एक मिनट, अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहीं पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, और जब स्पष्ट रूप से कोई चीज़ नहीं लिखा होता है तो फिर थोड़ा सा अजीब सिचुएशन बनने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या मामला यहाँ पर था और क्यों ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि सर ये दोनों पॉइंट जो है वो इस वृक्ष के एक ही तरफ है या दोनों तरफ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो सीन हमारे पास बनने लगता है। एक तो सीन मेरे दोस्त ये हमारे पास बनता है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर अगर एक ही तरफ दोनों पॉइंट होगा, एक ही तरफ दोनों पॉइंट होगा, तो मेरे दोस्त इस तरह की सीन आपको दिखेंगे, इस तरह के। एक ही तरफ जब दोनों पॉइंट होंगे तो आपको इस तरह का सीन दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखना ये वाली। और ऐसी स्थिति में भी ये आपका 45 हो जाएगा और ये मेरे दोस्त आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और हाइट आप क्या देख रहे हैं, ये आपका 220 मीटर है, 220। ठीक है, अब यहां से मेरे दोस्त आप देख लीजिए ध्यान से, ये 30 है और ये 45 है, 30 के लिए लंब कितने 1, और मेरे दोस्त आधार कितने, तो आधार हमारे हो जाएंगे √3। अब 45 कहता है जितना बड़ा लंब उतना ही बड़ा आधार, यानी लंब अगर 1 है तो आधार भी 1 है। ठीक है, पूरा √3 में अगर ये 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 - 1। ठीक, अब ये देखो कि इस 1 का मान अगर हमारे पास 220 है और हमें दोनों बिंदु के बीच की दूरी यानी इसकी लंबाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा 220, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा √3 और -1। तो देखिए ये आपके पास 220 है, ये हो जाएगा 0.732 घटाने के बाद। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका एक 0 हो गया, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 हो जाएगा मेरे दोस्त कितने 70, और 22 × 7 = 154, 154 ये हो जाएगा 161। 3 अंक पहले डेसिमल, यानी आपका 161.04। ये मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समथिंग रॉन्ग वो मिसिंग हो गया पढ़ने में। ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा जिसके कारण हमें वहां पे देख के वृक्ष पर 2 पॉइंट पढ़ लिया, जबकि वो वृक्ष पर 2 पॉइंट नहीं है, वृक्ष का जमीन पर 2 पॉइंट है जिससे कि उन्नयन कोण दिया हुआ है। टाइपिंग
आओ मेरे दोस्त ध्यान दो, अब इसको देखो ये क्या है। हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा 10 इकाई दिया है। x का संभावित मान कितना होगा। अब ये देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एकदम ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट मान लो कि ये आपका ए बी है और इसके बीच का डिस्टेंस है 10। अब हम आपसे ये कहते हैं कि मेरे दोस्त ए बी बराबर 10 है तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो दो बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर कैसे, तो x के अंतर का स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y के अंतर 15 और 7, तो मेरे दोस्त 15 और 7 के अंतर का स्क्वायर और बराबर कितने, ये हमारे पास 100। तो x के अंतर का स्क्वायर और मेरे दोस्त y के अंतर का स्क्वायर, 15 माइनस 7 लिखो, 7 माइनस 15 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, और 100 में से जाके 64 घटेगा तो 36 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए मेरे दोस्त कि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए, जानते हैं 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तब तो हम अगर यहाँ पर -5 रख देंगे तो भी हमारा -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, या मेरे दोस्त हम 7 रख देंगे तो 7 में से 1 जाएगा 6 तो भी हमारा 36 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 और -5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 19 नंबर सवाल देखिए ये क्या है, कह रहा 56 गुने 75 गुने 60 गुने 84 गुने 210 बराबर 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r, 7 की पावर s, क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस बार हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्राइम बेस के रूप में है, तो इसे भी हमें जल्दी से प्राइम बेस में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे 56 है, 56 का मतलब क्या हो गया, 8 सते 56। ठीक है, पढ़ रहे हैं 8, लिख रहे हैं प्राइम बेस रूप में 2 की पावर 3। ओके, 75 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 है, 75 का मतलब क्या हो जाएगा 3 और गुने 25 75। ठीक है, 60 का मतलब क्या, 4 तिया 12 12 पंचे 60, और ये 84 का मतलब क्या, 4 तिया 12 12 सते 84, और ये है 210 क्या होगा 2, ध्यान देना 2 तिया 6। ठीक है, अब 6 पंचे 30 और 30 सते 210। ओके, अब मेरे दोस्त इसे आप थोड़ा सा पावर देख लीजिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 3 2 5 2 7 7 और 1 मेरे दोस्त ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 5 की पावर देखिए, यहाँ पर 2 1 3 3 3 और 1 4, तो मेरे दोस्त ये हमारा 4 हो जाएगा। और 7 की पावर देखिए, तो 7 की पावर आप देखेंगे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 7 की पावर 3 हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त कंपेयर करिए, 2 की पावर क्या है आपका p, तो यहाँ पर p लिखिए, देखते रहिए। 3 की पावर q, तो यहाँ पर q लिखिए। 5 की पावर r, तो यहाँ पर r लिखिए। 7 की पावर s, तो यहाँ पर s लिखिए। तो p q r s सब आपको मिल गया। अब आपको बैठाना कहाँ है, इसको देखिए, तो बैठाना है p प्लस q। ठीक है, तो p प्लस q करने जाएंगे ना, तो बोलिए p कितना है मेरे दोस्त 8, q कितना है 4, तो हो जाएगा 8 और प्लस में 4, 8 4 12, और बटे में s, तो s कितना है मेरे दोस्त, ये हमारे पास 3 है, प्लस r, तो देखिए r कितना है, r हमारा 4 है, तो ये जगह 12/3 यानी 4 और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। तो ये मेरे दोस्त एक बेहतरीन चीज है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो मेरे दोस्त इस प्रकार आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। अब आइए हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें और देखते हैं 20 क्या है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, प्रत्येक बार आए परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों हेड या तीनों टेल प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो खेल हार जाएगा। यानी एक सिक्का को 3 बार फेंका है, अगर तीनों बार हेड या तीनों बार टेल आएगा तो हनीफ जीतेगा, और इसके अलावा कुछ भी आएगा तो हनीफ हार जाएगा। कहता है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा।
पहला सिक्का हानि फेंका होगा तो उस पर हेड या मेरे दोस्त टेल आएगा, दूसरा फेंकेगा तो उस पर भी हेड या टेल आएगा, तीसरा फेंकेगा तो उस पर भी हेड या टेल आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप यहां देखिए, इन तीनों को एक साथ रिलेट करेंगे ना तो हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और मेरे मित्र टेल टेल। फिर इसी को रिपीट करिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और मेरे दोस्त टेल टेल। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि पहला 4 पर आप हेड डाल दीजिए, पहला 4 पर आप हेड डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला 4 पर आप टेल डाल दीजिए, टेल डाल दीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही है 8 इवेंट, जब 3 कॉइन को उछालेंगे तो 8 इवेंट होगी। ठीक है, तो टोटल आपका जो यहाँ पर इवेंट होना है, टोटल इवेंट वो मेरे दोस्त हमारा होना है 8। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है हारने की, तो मेरे दोस्त देखिए हारने की प्रोबेबिलिटी निकालने कहा है। आपको पता है जब तीनों हेड आएगा तो जीतेगा, या तीनों टेल आएगा तो जीतेगा, और नहीं तो इनमें से कोई भी आएगा तो वो हार जाएगा। ठीक है, तो हारने की ही बात तो किया है, तो अगर हारने की बात किया है इसका मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो इस 6 में से कोई होगा। ठीक है, और बटे क्या टोटल, तो टोटल इवेंट हो जाएगा 8। इसका मतलब मेरे दोस्त हो जाएंगे 3/4। मैंने प्रयास किया आपको समझाने की, बाकी आपको जैसे समझ में आता हो। ठीक है, पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा क्या? हम कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाए। ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 देखो ये क्या है, कह रहा है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की गई, 2 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में, ध्यान देना क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो हमारा ब्याज बन रहा है उसका अंतर है 5082। तो बताइए वो राशि क्या होगा? अब सुनिए जरा, 10% की रेट से अगर हम 2 साल का सीआई देखेंगे, 10 + 10, 10/10 × 100 हो जाएगा 21%। मेरे मित्र 10% की रेट से अगर 4 साल का सीआई देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 46.41%। कैसे हुआ होगा ये? तो उसके लिए यहां देखिए 10 10 10 10 10 10 का 21, 10 10 का 21, 21 21 का 46.41%। ठीक है, अब मेरे दोस्त हमें यही तो कह रहा है, इन्हीं दोनों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इनमें से आप इनको हटा दो तो क्या हो जाएगा ये 25.41%, और यही अंतर हमें दिया हुआ है 5082। अब सोच के देखिए कि यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ये डबल जीरो होगा। अब मेरे दोस्त यहां से 1% का मान कितना, तो इससे मेरे दोस्त ये कट जाएगा हमारा 200 बार में। अगर आपको 100% का मान निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 20,000, यही आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते चलो। इसी तरह से बिल्कुल टेस्ट ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और ऑफलाइन में तो हमारे तीनों सेंटर पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्त, आओ 22 नंबर सवाल की ओर चलें। 2 रेखाओं का स्लोप 1 और √3 दिया हुआ है, इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले एंगल कितने हो जाएंगे? अब ये देखिए 2 रेखाओं के बीच का, यहां ध्यान दो मेरे दोस्त, इसका स्लोप हमारा 1 दिया हुआ है, और इसका स्लोप ये हमारा √3 दिया हुआ है। हमें कहता है कि इसके बीच बनने वाले कोण क्या होंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, m1 - m2 और बाई 1 + m1 m2, यही तो होता है मेरे दोस्त टेन थीटा बराबर। अब सोच के देखिए, m1 हमारे पास 1 है और माइनस का √3 है, नीचे हो जाएगा 1 + √3। अगर आपको लगता है मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर माइनस अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो मॉड के कारण प्लस हो जाएगा, यानी इसको आप √3 - 1 और √3 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि 10 में ये कितने डिग्री का मान है, तो 10 में ये 15 डिग्री का मान है। अब टेन थीटा बराबर 10 15, इसका मतलब है कि थीटा का मान हो जाएगा 15। जानते हो मॉड के कारण हमेशा यहाँ पर एक्यूट एंगल आपको नजर आएगा,
लेकिन याद रखना कि कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्ट्यूज एंगल भी पूछ लिए जाते हैं, और जब ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लिए जाएंगे तो वैसी स्थिति में 180 में से थीटा हटा देना, तो 180 और माइनस थीटा हमारे पास 15 है, यानी 165 इस क्वेश्चन का आंसर होता अगर ऑब्ट्यूज हमसे पूछता। हमसे अधिक कोण नहीं पूछा है, ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण, हमसे ऑब्ट्यूज नहीं पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो जाएगा, यही 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए, तीनों सेंटर कहां कहां है? तीनों सेंटर में एक भिगना पारी है, एक किसान कोल्ड स्टोर है, ठीक है, और एक बाजार समिति 1 नंबर गेट मेन गेट पर है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्या है, एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। इस प्रकार बनाए गए मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसी भी दो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा? अब देखिए आपके सामने मैं मेरे दोस्त तुरंत यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ घन बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। अब मेरे दोस्त यहां पर हमने ये देखो घन बना दिया है। अब देखिए इसको, क्वेश्चन हमें कहा है कि इसको 3 कट मारिए। अगर मेरे दोस्त इसको हम 3 कट मारते हैं तो देखिए, एक कट हमारा ये है और एक कट और मारिए, 2 कट के साथ 3 बराबर भागों में। देख रहे हैं हमने क्या किया है? एकदम प्यार से देखना मेरे दोस्त, हमने 2 कट मारा। अब जैसे ही इस घन को हमने 2 कट मारा है, ये 3 बराबर आयतन वाले घनाभ में बट गया। क्योंकि ये पहले से घन था तो हम एक काम करते हैं, घन की भुजा को 3 मान लेते हैं। और मेरे दोस्त घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, तो जैसे आप 3 मानेंगे, 3 3 और ये भी 3, लेकिन इसको आपने 3 बराबर भागों में बांटा है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हमें क्या कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन तो मेरे दोस्त ये पूरा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में हमें कहा है दो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी तो हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई तो सेम ही रहेगा 3 3, प्लस एल एच तो मेरे दोस्त हो जाएगा 3 इंटू 1, और प्लस बी एच, तो बी एच करोगे तो मेरे दोस्त ये भी 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो हमने एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, जिस घनाभ की लंबाई 3 चौड़ाई 3 और ऊंचाई 1, उसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। तो ये तो हो गया एक घनाभ का पृष्ठीय, लेकिन मुझे 2 घनाभ का चाहिए था, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 9 और 6 मेरे दोस्त 54, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 3 6 6 और 9 15, 15 चौको 60, यानी आप देख सकते हैं कि 9:10 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप में से जिनका भी सी आया होगा करेक्ट रहा होगा, जिनका सी नहीं आया होगा करेक्ट नहीं रहा होगा। ठीक है, मुसल्लापुर हाट में है मेरे दोस्त, मुसल्लापुर हाट में है किसान कोल्ड स्टोर। ठीक है, बहुत सारा कोचिंग है उसके अंदर। अब यहां देखो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि संख्या को उलट करके जो प्राप्त होगी नई संख्या उसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर इकाई अंक को मेरे दोस्त y मान लो, और आप दहाई अंक को मेरे दोस्त आप x मान लो। ठीक है, अब 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी? 10 गुने दहाई अंक और प्लस इकाई अंक, ये हो गया 2 अंकों वाली एक संख्या। ठीक है, अंकों का योग क्या होगा? इकाई अंक प्लस दहाई अंक, यही होगा अंकों का योग। तो क्वेश्चन कहा था कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो देखिए अंकों का योग उस संख्या के 1/7 के बराबर है, अंकों का योग संख्या के 1/7 के बराबर है। अब 7 से इधर गुना होगा 7x और प्लस में 7y, ये हो जाएगा 10x और प्लस का y। देखिए
इधर आके घटेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, 7y उधर जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x और अपन y करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। तो मेरे दोस्त ये हमारा 1 हो गया और ये अपना हो गया 2। तो x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, जरा इसको भी देखो मेरे दोस्त। हमें कह रहा है कि संख्या को उल्टा करने से, बात को समझना थोड़ा, देखो मेरे दोस्त कहीं गड़बड़ी हो गया क्या? हम्म, संख्या के योग, इसका 1/7 गुना है, ये 7x और 7y। ओहो हो, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा, ध्यान दो मेरे दोस्त। ये 7 में 10 आके घटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 3x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये उस पार जाएगा तो माइनस में 6y। कहाँ दिक्कत हुआ? झूठ मूठ का। x/y, ये तो हमारा 2/1 नजर ही आ रहा है। x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। अब मेरे दोस्त सवाल हमें कह क्या रहा है, पहले ये देखो। अब हमें सवाल कह रहा है कि सर XY तो आपने निकाल लिया, अब आप संख्या निकाल लो। संख्या तो हमारा 10x + y ही है, तो 10x का मान 2 है, y का मान हमारा 1 है, यानी आपका संख्या हो जाएगा 21। अब मेरे दोस्त सोच के देखो कि अगर इस 21 को, क्या हो गया है? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? ओ, अब देखो सर, अभी आपका पूरा काम नहीं हुआ है। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि इकाई अंक दहाई से 4 कम है, ठीक है। तो ऐसा कर लो, x बराबर यहाँ पर 2y होगा, 3 दूनी 6, इसको आप एज इट इज रहने दो। एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन ये है कि इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, ठीक है। तो दहाई से इकाई हटा दो, दहाई से इकाई को घटाओ, 4 के बराबर हो जाएगा। अब x के जगह 2y, 2y - 4 बराबर यहाँ 4 होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान दो, 2y और -y, x के जगह 2y रख दिया, 2y - y बराबर 4, तो y का मान 4 हो जाएगा। अब y का मान 4 हो गया तो आप सोच के देखिए कि x का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त y का मान जैसे ही 4 हुआ तो x का मान आपका 8 हो गया। तो लीजिए, आपका दहाई अंक मेरे दोस्त कितना हो गया? अब समझ आओ कि आपका दहाई अंक कितना हो गया। तो x दहाई माने हो, दहाई आपका 8 है और मेरे दोस्त इकाई आपका 4 है, यानी 84। तो ओरिजिनल नंबर आपका 84, लेकिन नंबर को पलट देंगे तो हो जाएगा 48। अब कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर के डिजिट को पलट दीजिए और उसमें भाग दीजिए 7 से, तो 7 छके 42, तो रिमाइंडर कितना होगा? 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, हमने देख लिया, वो इन्फॉर्मेशन छूट रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। इन्फॉर्मेशन देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखो। कह रहा है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन 264 और 924 है, इसका रेडियस और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अब सोचिए, बेलन का वक्रपृष्ठ एरिया 2πRh, ठीक है मेरे दोस्त, और इसका आयतन, आयतन बोले तो πr²h, क्या दिया हुआ है? तो मेरे दोस्त वक्रपृष्ठ एरिया है 264 और आयतन दिया हुआ है 924। अब इसमें क्या कोई कट रहा है? हाँ, πRh से πRh कट गया और 2 से ही कट गया है 132। अब 1/r हो जाएगा और यहां देख रहे हैं इसे 7 बार में 1/7, यानी फाइनली आपका r का मान हो जाएगा 7, ठीक है, r का मान 7। तो हमें यही तो कह रहा है कि r और h का रेशियो बताइए, तो r का मान मेरे दोस्त 7 है, यानी 7 इंटू समथिंग, तो 7:समथिंग समथिंग, यानी 7:6 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप हाइट से कंफर्म होना चाहते हैं तो हो लीजिए, 2πr का मान 7 और इंटू h बराबर 264, यही तो वक्रपृष्ठ एरिया है। अब देखिए, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। अब यहाँ 7 से 7 चला गया और 2 से कट गया 6 बार में, यानी पक्का आपका h का मान 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कंफर्मेशन के साथ आप पहुंच गए हैं, ठीक है। आइए आइए मेरे दोस्त, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या करें, 40 क्वेश्चन रहता है
तो थोड़ा मेरे दोस्त ढंग से काम करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दबाजी मतलब थोड़ा स्पीड भी मेंटेन रखना होगा, नहीं तो फिर 3 घंटे लग जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आप लोग जम करके काम करते रहना साथ में। अब देखो ये क्या है, एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। अब देखिए, अब आप ही यहां देख लीजिए कि हमारे पास एक पिरामिड ऐसा है जिसका बेस स्क्वायर है, ठीक है, जिसका बेस मेरे दोस्त स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं पिरामिड बनाना है हम पिरामिड बना रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि हमने यहां पर पिरामिड बनाकर तैयार कर दिया। अब पिरामिड के बेस में एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा दिया हुआ है 8√2, कितना 8√2, ठीक है। और इसकी तिरछी कोण दिया हुआ है 10। तिरछी कोण समझते हैं, यही है आपका स्लेंट एज, इसको तिरछी कोण कहते हैं। और ये मेरे दोस्त हमारा दिया हुआ है 10 सेमी, ओके। अब आप यहां देख लीजिए कि ये आपके पास डायगोनल, ए भाई आपको चाहिए क्या, बेस दिया हुआ है, एक तिरछी कोण दिया हुआ है, आपको आयतन चाहिए। आयतन कैसे फाइंड होगा, तो वॉल्यूम होता है 1/3, रटी रटाई की तरह काम नहीं करना है। 1/3 बेस एरिया और इनटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया तो आप अभी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस में एक वर्ग है, तो बेस एरिया हो जाएगा वर्ग का एरिया, और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, और इनटू एच। तो मेरे दोस्त एच किसका, एच पिरामिड का, तो पिरामिड का एच ही निकालना होगा। तो अब पिरामिड का एच कहाँ कहाँ गिरेगा, पिरामिड का एच, तो मेरे दोस्त इसके लिए आप दोनों डायगोनल वर्ग का खींचिए, और दोनों डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहीं पर पिरामिड का हाइट गिरेगा, ठीक है भाई, यहीं पर पिरामिड का हाइट गिरेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप ये देख पाओगे कि ये हमारे पिरामिड का हाइट हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, हम अगर डायगोनल निकालने जाएंगे तो आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है, तो √2 और भुजा है आपका 8√2, तो कितने हो जाएंगे आपका 16। अब जैसे ही डायगोनल 16 होगा तो इस पॉइंट पर डायगोनल भी बाइसेक्ट हो जाता है, यानी आपका 8 और 8 हो जाएगा। अब आप बताइए, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण है 10 और आधार है 8, तो लंब कितना होगा 6, यही मेरे दोस्त आपका हाइट बनेगा। तो आइए आप यहाँ पर 6 रख लीजिए, ये हो जाएगा 64, और 64 दूनी 128, 8√2 का स्क्वायर 128, और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, यानी आपका हो जाएगा 256। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 256, ठीक है मेरे दोस्त। तो 256 इसमें देखा और बेहतरीन तरीके से आंसर आपने क्लिक कर दिया। आइए अब चलते हैं 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको तो देख के ही लग रहा है कि ये a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पर बैठेगा। कैसे, अब देखिए a² और 4a, 5 में से 4 इसको दे दीजिए, ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से b² और +2b, b² + 2b एक साथ कीजिए, 5 में 4 यहाँ आ गया है तो 1 बच गया, और बराबर कितने, तो बराबर 0 हो जाएंगे। अब ये हमारा हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर, a+2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा पास हो जाएगा b+1 का होल स्क्वायर, और बराबर कितने, 0। अब आप ये देखिए मेरे दोस्त, स्क्वायर नंबर का योगफल 0 है, ध्यान रखना, जब स्क्वायर नंबर का योगफल 0 है तो प्रत्येक नंबर ही 0 के बराबर होगा। तो a+2 बराबर 0, तो a का मान -2 होगा, b+1 बराबर 0, तो b का मान -1 होगा। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 2a -3b, तो 2a करेंगे तो माइनस का 4 होगा, -3b तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका 3 हो जाएगा, और बटे 2a तो ये आपका -4 होगा, माइनस का मेरे दोस्त 3 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/7। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/7, 1/7, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 27। अब आते हैं 28 की ओर। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, यहां पर अब क्या कर सकते हो, तो मेरे दोस्त यहां पर थोड़ा पहले हम तो कहेंगे कि हल्का सा एडजस्ट कर लो। क्या एडजस्ट करोगे मेरे दोस्त, ये sin 33 और इंटू में cos 57, और मेरे दोस्त वहां से cos 33 और इंटू में sin 57, मैं तो कहूँगा इसे एक साथ कर लो, ठीक है। इसके बाद ये ई दोनों जो देख रहे हो, इसमें sec 62 को बदलो तो हो जाएगा cosec 28, और इंटू ये हमारा sin 28 तो है ही, प्लस अब ये वाला देख लो, cosec 62 को बदलो तो क्या हो जाएगा sec 28,
और इंटू मेरे दोस्त क्या है आपका cos 28। बाकी यहाँ देखिए tan 15 और tan 75 ये 1 हो जाएगा, और tan 35 tan 55 ये भी 1 हो जाएगा, और tan 60 हमारा √3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है आपको, √3 नजर आ रहा है। आपको मैं ये बताऊं कि मेरे दोस्त 10 इंटू 10 10 इंटू 10 1 होता है मेरे मित्र, कॉट इंटू कॉट भी 1 होता है, ठीक है। कब, जब थीटा का योगफल हमारा 90 हो जाए। तो 2 गो 10 को गुना करके 1 लिख दिए जिनके थीटा को जोड़ने से 90 आ रहा था, ठीक है। अब आप बताइए साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, तो मेरे दोस्त ये क्या होगा, साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, ये होगा साइन ए और प्लस में बी, यानी साइन 90 और साइन 90 का मान 1। उसी तरह से साइन इंटू कॉस सेक थीटा 1 होता है, कॉस इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है। तब तो मेरे दोस्त 1 + 1 + 1 ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा √3। कैंसिल आउट करने से आपका √3 आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 3√3 हो जाएगा। अब जिनका √3 आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा, ठीक है। आवाज नहीं है, आवाज बिल्कुल है मेरे दोस्त, पूरा पूरा आवाज है, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आवाज नहीं है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख रहे हो मेरे दोस्त यही वो कोर्स है जो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलता है, जिसका अभी मैं डिस्कशन करा रहा हूं, ये वही कोर्स है, ठीक है। इसलिए इस टेस्ट के अंदर आप लोग को जरूर शामिल होना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे दोस्त, हमारे पास 100 लीटर के एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहरा दी जाती है। अंतिम मिश्रण में मिल्क का प्रतिशत क्या होगा। अब ये देखिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 100 लीटर, इस कंटेनर में 100 लीटर मिक्सचर है और वो भी मिल्क एंड वाटर का, और किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। कहता है इसमें से 10 लीटर निकाल लीजिए और उतना ही मिल्क डाल दीजिए। ये प्रक्रिया 2 बार और कर दीजिए। अब आप बताओ, मिश्रण निकालकर मिल्क डालोगे, मिल्क डालोगे, मिल्क डालोगे तो मिल्क की मात्रा बढ़ेगी लेकिन वाटर की मात्रा घटेगी। याद रखना, जिसकी मात्रा घटेगी उसी के अकॉर्डिंग इस सवाल को बनाना। तो मिल्क डाल रहे हैं तो मात्रा वाटर की घटेगी, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, शेष बचा वाटर और अपॉन टोटल। तो मेरे दोस्त सबसे पहले वाटर को डिफाइन करो। तो मिल्क एंड वाटर 2:3, इसमें वाटर कितना, तो वाटर मेरे दोस्त हमारा 3, कितना में, तो कहोगे 5 में, यानी हमने वाटर रेशियो के हिसाब से डिफाइन कर लिया। अब जो भी निकाला जाएगा वो तो मात्रा में से निकलेगा, तो निकालने के बाद जो बचेगा ऊपर और दूध मिलाने के बाद जो हो जाएगा नीचे। तो लीजिए 100 में से पहली बार 10 निकालोगे बचेगा 90। अब 90 में 10 लीटर दूध डाल दोगे तो फिर से 100 होगा। अभी 100 में फिर 10 लीटर निकालोगे बचेगा 90, फिर 10 लीटर दूध डाल दोगे 100 हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त 100 में से 10 निकालोगे बचेगा 90, अब फिर 10 लीटर दूध डाल दोगे फिर से हो जाएगा 100। अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 0 0 3 0 कट गया, तो 3 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पाएंगे ऊपर 2187 नजर आ रहा है और नीचे हमारे पास 5000 नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास टोटल है। हमें मिल्क का प्रतिशत चाहिए, तो बोलिए वाटर में से टोटल में से वाटर को हटाइए। तो टोटल में से जैसे ही वाटर को हटाएंगे तो ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 1 होगा, और 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और मेरे दोस्त 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2813 ये आपका दूध है। तो 2813 दूध है कितना के टोटल में, तो मेरे दोस्त 5000 के टोटल में। तो बताओ प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 0 2 0 चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ऊपर 2 से गुना कर लो, नीचे भी 2 से गुना कर लो। क्यों ऐसा करो, क्योंकि हो जाएगा 56 और मेरे मित्र ये 26। नीचे 100 है तो 2 अंक पहले दशमलव होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 56.26 यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7:30 बजे आपका ये क्लास लाइव होना है, तो 7:30 बजे आप सभी लोग तैयार रहा कीजिएगा, ओके। चलिए ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 30 नंबर सवाल पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को
70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी यात्रा में 6.4/5 घंटे लगते हैं। तो 56 की स्पीड से अगर उस पूरी दूरी को तय की जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? इसके लिए तो दूरी निकालना होगा। तो एक काम कीजिए ना, पहले आप 2/3 दूरी तय कर रहे थे ना, ठीक है, 2/3 दूरी तो आपने पहले तय किया। तो एक काम कर लीजिए मेरे दोस्त, क्या तो 3 में से 2 अगर आपने पहले तय कर लिया तो अब तय करने के लिए बचा कितना? केवल एक। 3 में से 2 तय कर लिया तो बच गया एक। अब अनुपात की राशि अगर हम अगर मेरे दोस्त हम आपसे ये बोले 3 में 2 पहले तय कर लिए तो बच गया एक। अब अनुपात की राशि अगर हम x मान लें, ये वो दूरी है जो पहले तय किया, ये वो दूरी है जो बाद में तय किया। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या? अरे दूरी बटा चाल ही तो समय होता है। हाँ जी। तो पहला दूरी जो 2x है, इसको आप 70 की स्पीड से गए थे। उसके बाद वाली दूरी जो आपका x है, उसको आप 50 की स्पीड से गए। ठीक है। तो देखिए दूरी बटे चाल ध्यान दो, दूरी बटे चाल समय। तो दूरी बटे चाल समय और दूरी बटे चाल समय। तो मेरे दोस्त ये आपका 2/3 तय करने का समय और ये आपके 1/3 तय करने का समय। ध्यान से इसको देखते रहना। और यही दोनों समय मिल करके मेरे दोस्त 6×5 = 30 और 4 × 34 = 34/5 है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा एलसीएम क्या होगा? 350। 70 पचेती हो जाएगा, 5 दूनी 10x। और मेरे दोस्त ये सतेत ऊपर में 7x और बराबर यहाँ पर 34 और बटे में 5। ये 17x और बटे में 350 और बराबर मेरे दोस्त ये हो जाएगा 34 और बटे में 5। ये देखो 17 दूनी 34, 2 से कटेगा, सॉरी 5 से 70, तो x बराबर 70 दूनी 140। तो 70 दूनी 140। तो मेरे दोस्त ये क्या हो गया? x का मान 140, तो 2 का मान 280 और x का मान है आपका 140। अगर आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 420। अब इसी 420 डिस्टेंस को ट्रेवल करना है 56 की स्पीड से। तो 420 किलोमीटर की दूरी अगर आप 56 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो बोलिए 14 तिया 42, ध्यान देना, 14 तिया 42 और 14 चौको 56, यानी ये हो जाएगा 7.5 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7.5 घंटा हो जाएगा। थोड़ा मेरे दोस्त ध्यान से आपको करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार रिपीट होगा टाइम। क्या रिपीट होगा मेरे दोस्त? अब देखिए इसको देखते हैं। ये हमारा 30 नंबर हो गया। अब लास्ट राउंड की ओर चलते हैं। लास्ट राउंड पे ध्यान दो मेरे दोस्त। हमें ये कह रहा है कि 3 पॉइंट आपके पास है। तीनों पॉइंट 3 पॉइंट आपके पास है। बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बहुत सारे तरीके हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब जैसे कि आपके पास ये 1 और मेरे दोस्त 0 है, ध्यान देना। ये हमारे पास -1 और मेरे दोस्त ये कोमा में 0 है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास 0 कोमा मेरे दोस्त 1 है। जानते हो अगर ये तीनों वैल्यू इंटीजर में है, ठीक है, तो आप इनमें किसी एक वैल्यू को ओरिजिन बना दो जिसको बनाना आसान हो। अब जैसे देखो एक 2 तरीका तो आप जानते हो, एक फॉर्मूला के तरीका से जानते हो, एक मॉडल डिटर्मिनेंट से भी जानते हो, और एक वैल्यू रहे तो मतलब वैल्यू उस तरह का रहे तो ये भी तरीका सीख लो। क्या? किसी एक को ओरिजिन बना दो। किसी एक को ओरिजिन मतलब 0,0। अगर इसी को 0,0 बनाएंगे तो x में हमें 1 ऐड करना होगा और y में हमें 0 ऐड करना होगा। तो ये मेरे दोस्त पक्का हमारा क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। अब जो चीज़ इसमें ऐड की है वही चीज़ इसमें ऐड करो। तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दो, ये 1 ऐड करोगे हमारा 2 हो जाएगा और 0 + 0 ये हमारा 0 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर 1 और 0 ऐड करोगे तो ये मेरे दोस्त हमारे पास 1 रहेगा और यहाँ से भी हमारा 1 रहेगा। अब जैसे ही आपने एक पॉइंट को ओरिजिन बना दिया तो अब इसे आप हटाओ और करना क्या है? बस वेरी सिंपल। क्या? यहां देखना क्या हो गया। क्या समस्या है? कोई दिक्कत हो रहा है? दूसरे तरीके से बता दें? ठीक है, अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो दूसरे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत थोड़े है। दूसरे तरीके से थोड़े कोई दिक्कत है, आपको जिस तरीका से करना है कर लो। अब ये देखो 1,0 है, ये मेरे दोस्त -1,0 है और ये हमारे पास 0,1 है। आपको क्या करना है?
ये जो फर्स्ट पॉइंट हमारा 1,0 है बस उसे रिपीट कर देना है। रिपीट कर दिए। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2। अब इसका गुना यहाँ करेंगे, ये हमारे पास 0 है, इसका गुना यहाँ करेंगे, ध्यान देना। अब इनको मल्टीप्लाई करो और उसमें से इनको मल्टीप्लाई करके घटाओ, प्लस, ध्यान देना, इन्हें मल्टीप्लाई करो और इनमें से घटाओ, इन्हें मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा। फिर देखो मेरे दोस्त, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हमारा 1, और इनमें से घटाना है, इन्हें मल्टीप्लाई करके 0। तो इस तरह से 1 और 1 2, तो 1/2 और ये हो जाएगा 2। फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से भी 1 बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ऐसा थोड़ी ना 1-2 तरीका है, बहुत तरीके हैं बनाने के। ठीक है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहा कीजिए इस तरह के सेशन को। हो गया। चलिए आइए मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं, ये क्या है। करेक्ट, समषष्टभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल इतना है, 16.80 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बार लगाने का खर्च क्या होगा। आपको पता है कि समषष्टभुज का मतलब ये समषष्टभुज ये है, ठीक है। और समषष्टभुज की एक भुजा अगर ए मान लेंगे तो सब भुजा इसकी ए हो जाएगी, ये आप सबको पता है, ठीक है। और समषष्टभुज जो होते हैं वो मेरे दोस्त 6 सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज से बने होते हैं। तो आज अगर हम इस 6 का एरिया लेंगे तो 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया, इसका एरिया होगा 6 समबाहु का एरिया, तो 6 गुने √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर और बराबर कितना है। तो मेरे दोस्त ये आपका 2400 और √3 है, ठीक है। अब यहाँ देख पाएंगे आप √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और मेरे दोस्त इसको हम देखेंगे ये 400 होगा, तो ए स्क्वायर का मान फाइनली 1600, यानी ए का मान हो जाएगा 40। तो ए का मान आपने 40 फाइंड किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त हमें क्या कह रहा है, चारों ओर बार लगाना है। अब बताइए ना, अगर ए का मान 40 है, चारों ओर बार लगाएंगे, मतलब बार कहाँ लगाएंगे, परिमाप पर। कहाँ लगाएंगे, परिमाप पर। अब ध्यान देना, तो मेरे दोस्त परिमाप क्या होगा, थोड़ा समझो इसको। परिमाप 6 गुना भुजा होगा, तो 6 गुने 40 यानी कि 240 इतना मीटर। तो यही है चारों ओर बार की लंबाई, बस इसी को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट कितना है, 16.80 इसका रेट है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो हो जाएगा 8 चौको 32, यानी कि 4032। ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद दिखेगा। अरे 2 बार रिपीट नहीं करने कहा, एक बार हो गया तो कहा 2 बार और दोहरा दीजिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक बार कर दीजिए और 2 बार और दोहरा दीजिए। तो एक बार तो करने कहा पहले प्रोसेस, हम किए, कहा 2 बार और दोहरा दीजिए। तो 2 बार दोहराने का मतलब क्या होता है, 3 बार होना, ठीक है। अब इसको देखो दोस्त, कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल एसपी पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो मेरे दोस्त, कह रहा है कि ओरिजिनल एसपी के 70% पर जब बेचा जाता है तो 10% की हानि यानी कि 90% प्राप्त होता है। अगर ओरिजिनल एसपी पर बेचा जाएगा तो ये 900 और बटे में 7%। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको भी समझो है। थोड़ा ध्यान दो पहले। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इस मूल्य के 70% पर बेचा जाएगा तो 10% की हानि, 70% पर बेचा जाएगा तो 10% की हानि यानी कि 90%। कह रहा है ओरिजिनल एसपी पर बेची जाएगी तो लाभ क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये देखो, ये तो आपका एसपी मिला ना। अगर आप लाभ निकालना चाहते हो तो इसके लिए जो आपका एसपी है उसमें से आप 100% हटा दो, सीपी हटा दो।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 और बटे में 7%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 और बटे में 7%। ठीक है, 200 और बटे में 7%। अब इसको देखिए, ये क्या है। आंकड़े की माध्यिका 12 है, बहुलक 18 है, तो बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो मेरे दोस्त देखो, 3 मीडियन, सब लोग ध्यान से देखना। अरे बता देंगे यार, काहे घबरा रहे हो, बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, टेंशन मत लो, जो कहोगे सब कर देंगे। मॉड और प्लस 2 इंटू मीन। अब यहां देखिए, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका हमारा 12 है, बहुलक 18 और प्लस 2 गुणे माध्य। अभी आपका 2x बराबर, अब ये 36 में 18 गया तो 18 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो x का मान आपका 9 हो गया। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने ये देखा कि माध्य हमारे पास 9 हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, 3 गुणे माध्यिका, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अब देखिए 12 36, ये हमारा 18 है, और प्लस में 2x, 18 के घटेगा 18, 2 से कटेगा 9, यानी आपका मेरे दोस्त 9 रिजल्ट हो जाएगा। 9 आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। इसको देखिए, अब देखिए मेरे दोस्त, इतना छोटा डाटा है कि इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगले सीट में जब भी बताएंगे इसको डाटा थोड़ा बड़ा करके आपको बता देंगे, है ना। आपके आपके पास अवेलेबल होगा, अगर सीट उसमें डाटा दिख रहा होगा, आप आराम से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डीआई बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है 10 प्लस कॉट और सेक प्लस 10 -1 माइनस साइन, बताइए इसका मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त, हम अगर वैल्यू पुट करते हैं 45, तो दो ऑप्शन आंसर हो सकता है। 0 डिग्री पुट करते हैं तो अनडिफाइंड का मामला आ जाएगा, तो क्या करें। तो फिर ऐसी स्थिति में हम तो कहेंगे कि 45 से 2 ऑप्शन, 0 अनडिफाइंड का केस आएगा, और कोई मान डालोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसा करो मेरे दोस्त, बेसिक से ही सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास साइन बाई कॉस, और प्लस में ये आपके पास कॉस बाई साइन। ठीक है, अब जानते हो मेरे दोस्त, डायग्राम में डिजिट इधर उधर था, मैं इसलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि अगर परेशानी क्रिएट हो गया ना, अगर डाटा थोड़ा भी 1-2 अक्षर भी आगे पीछे हो गया, खामखा समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको अच्छे से क्लियर करके डायग्राम को बनाकर आपके सामने पेश कर दी जाएगी। अब ये देखिए, और ऐसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब डाटा तो मुझे याद नहीं है ना कि डाटा मैं अपने से लिख लूंगा। अब सेक का मतलब क्या मेरे दोस्त है, 1/cos, और साइन का मतलब क्या है, सॉरी 10 का मतलब साइन बाय कॉस, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी अगर इसका एलसीएम लेते हैं साइन इंटू कॉस, तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। और इसको देखिए, ये मेरे दोस्त हमारे पास कॉस हो जाएगा, और ये देखिए 1 प्लस मेरे दोस्त हमारा साइन रह जाएगा, और अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन। अब देखिए नीचे क्या है, 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपको साइन और इंटू मेरे मित्र कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर कट गया, 1/साइन हमारे पास कॉसेक हो जाएगा, यानी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। आइए, अब देखिए मेरे दोस्त, अब आप कह रहे हो कि 45 रख के बनाइए आ जाएगा। अरे भाई थोड़ा समझो, 45 तो कॉसेक 45 भी √2 होता है, सेक 45 भी √2 होता है, तो वैसी स्थिति में दो दो ऑप्शन हो जाएंगे, क्या करोगे फिर, क्या करोगे फिर बताओ, परेशान हो जाओगे ना खामखा। अब कुछ बच्चे को पिछले क्वेश्चन में ये समस्या हो रहा है कि सर ये 900 कैसे हो गया। अरे यार, एसपी के 70% पर बेचा तो 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब 90% बेचकर मिलना। अब यहाँ 10 से गुना करोगे तो 900 और बटा में 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो ई हो गया कब, जब आप एसपी पर, ओरिजिनल एसपी पर बेचोगे तब, ई आपका ओरिजिनल एसपी हो गया। अब इसमें से सीपी हटाओगे तो प्रॉफिट पता चलेगा। इसमें कौन बड़ा पीएचडी वाली बात थी, बहुत ही सिंपल वाली बात है। आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखो,
देखो ऐसे सवाल को किस तरह बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर इस तरह का सवाल कभी भी आपके सामने आ जाए, जैसे यहाँ देखो, ये आपके पास 10 और माइनस, ये 2 और रूट में मेरे दोस्त 21, ठीक, और प्लस ये आपके पास क्या है, रूट के अंदर 8 और प्लस 2√15, ठीक। अब आप इसको देखिए मेरे दोस्त, यहां पर दो फिक्स होना चाहिए, यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां पर दो फिक्स होना चाहिए। पहले से दो है, नहीं है तो दो बनाना पड़ता है, दो पहले से है तो टेंशन नहीं है। अब आप इसको रूट वाले टर्म को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना कि गुना करने से √21, स्क्वायर करके जोड़ने से 10, तो मेरे दोस्त वो हमारा √7 और मेरे दोस्त हो जाएगा √3। √7 गुने √3 √21, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। गुना करने से रूट वाला, स्क्वायर करके जोड़ने से ये, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना, यानी इसका वर्गमूल हो गया, मतलब इसी का स्क्वायर रूट के अंदर है। उसी तरह से मेरे दोस्त आप इसको भी ब्रेक करके देखिए जरा सा, ये हमारे पास है √15, √15 को हम क्या करेंगे, ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ेंगे, गुना करने से √15 स्क्वायर करके जोड़े तो 8, तो हमारा √5 और √3 हो जाएगा। तो बोलिए 5 तिया 15, और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8, बीच में प्लस है तो प्लस, हो गया आपका वर्गमूल, यानी रूट के अंदर इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाहर में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिए। अब मेरे दोस्त यहां से आप देख पाइएगा √3 माइनस में, √3 प्लस में कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका जब ये दोनों का हम वर्गमूल लिए हैं तो √7 और प्लस √5 नजर आया। और यही ऑप्शन उस पार मेरे दोस्त लिखा हुआ है √a और √b, ठीक है। जानते हैं ये मेरे दोस्त घातांक और करनी का एक रूल है, क्या, √a प्लस √b बराबर √c प्लस √d। तो ऐसी स्थिति में आप बड़े को बड़े वैल्यू और छोटे के छोटे वैल्यू के बराबर करो। तो यहाँ पर मेरे दोस्त कौन बड़ा कौन छोटा पता ही नहीं चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को 7 कह दो या बी को 7 कह दो। अगर ए को 7 कहोगे तो बी आपका 5 होगा, ए को 5 कहोगे बी आपका 7 होगा, यानी ए आपका हो गया कितना 7, बी आपका कितना हो गया 5। आपको चाहिए √ab, तो मेरे मित्र हो जाएगा 7 गुने 5 यानी कि 35। तो 35 ये मेरे दोस्त हो गया √35। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि 36 का वर्गमूल होता है 6, अभी 6 से 36 से थोड़ा ही कम है ना, तो इसका वर्गमूल भी 6 से थोड़ा ही कम होगा, यानी कि 5.9 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलो अब हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा इसको देखो। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका मैंने कल ही डिस्कशन कराया है, ठीक है। अब दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आंतरिक रूप से 3:1 में बांट रही है, यानी आपका m/n भी दिया हुआ है, ये x1 y1 दिया हुआ है, ये मेरे दोस्त आपका x2 y2 दिया हुआ है। इसको अपने से बना लेना, क्या सेक्शन पॉइंट का x निकालना है, तो mx2 प्लस nx1 और बाई में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 और बाई में m प्लस n, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे दोस्त निकाल लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आप खुद से कर लेना। चलो अब 39 नंबर सवाल पर चलते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखो। पहले बात तो कुछ पॉइंट को या यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको समझना चाहिए कि क्या है आखिर यहाँ पर मामला। ये मेरे दोस्त देखो, मेरे दोस्त देखो, डायग्राम तो ऐसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हाथ से ही बना देते हैं। अब मेरे दोस्त देखो,
अब देखिए इसको, पी क्यू आर एस, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, आर एस पी और एस आर क्यू ये हमारा 60 है, पी एस आर या आर एस पी ये भी हमारा 60 है, ये हमारे पास 120 है और ये भी हमारे पास 120 है। आपको मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या बोला है, इसका परिमाप बताइए। बहुत आसान है बताना मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब ये देखिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, 9 हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको इससे मिलाइएगा तो ये जो आपका 60 है ना, वो 30-30 में बढ़ जाएगा, 30-30 में। अब 30 डिग्री के लिए लंब 1, आधार हो जाएगा √3। तो एक का मान अगर 9 है तो √3 का मान होगा 9 √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 9 √3 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, तो ये भी आपका 9 √3 ही होगा। अब देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है। ये 9 √3 है तो ये भी 9 √3 होगा, उसी तरह ये 9 √3 है तो ये भी 9 √3 होगा। यानी यहाँ तक का मामला मेरे दोस्त क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सेम कहानी है, तो सेम कहानी है तो एक काम करो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब आप मेरे दोस्त इसको इससे मिला दो जरा सा, तो यहाँ पर आप यही देख पाओगे कि ये हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना? 60। अरे 120 है तो 60-60 हो जाएगा। 60 के लिए लंब √3 है और आधार 1 है। अब यही जो त्रिज्या है वो आपको मालूम है कितना, यही आपको मालूम है मेरे दोस्त, ध्यान देना थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान दो। 60 के लिए √3 और ये हमारा 1 है। जब ई हमारे पास 9 सेमी है तो √3 का मान 9 सेमी है, तो एक का मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त ये 3 √3 हो जाएगा। और जब ये 3 √3 हो जाएगा तो मेरे दोस्त बाह्य बिंदु से इधर भी 3 √3 ही हो जाएगा। सेम कहानी इधर भी होगा, ये भी 3 √3 हो जाएगा। और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये भी 3 √3 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप परिमाप देखोगे, 9, 12, 18 और ये ध्यान दो, 9, 18, ये 27 और 36, 36 और 6 मेरे दोस्त 42, 42 और 6 48। यानी इस तरह से 48 √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। थोड़ा सा देखो, एक आध पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी सर्कल पर बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएगी, साथ ही साथ सेंटर को मिला देंगे तो ये वाली एंगल बाइसेक्ट हो जाएगी। ये सब बात पता होना चाहिए। अब ये सब पता नहीं होगा तो फिर आपको बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए श्रद्धा बैच आपको आना पड़ेगा, बिना श्रद्धा बैच का कोई उपाय नहीं होगा। ध्यान दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब देखिए, आपके पास एक डाइस है, ठीक है, और आप डाइस को इस पर गिरा रहे हैं, इस पर गिरा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका डाइस इस सर्कल के बाहर गिर सकता है, हो सकता है सर्कल के अंदर गिर सकता है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि सर्कल के अंदर गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरे मित्र, अगर सर्कल के अंदर गिरेगा तब तो हमको ये देखना होगा कि भाई इसकी एरिया कितना है, इसकी एरिया कितना है। तो आप जरा सा देख लीजिए कि जिस सर्कल का व्यास हमारा 1 मीटर है, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या 1/2 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 1/2 मीटर। तो मेरे दोस्त, हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल देखना चाहेंगे, तो ये πr² 1/2 का स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा ये हमारे पास π/4, ठीक है। ये वो एरिया है जो इस सर्कल का एरिया है। यानी हमारा अगर डाइस सर्कल के अंदर गिरेगा तो इसी एरिया पर गिरेगा, है ना। लेकिन हम डाइस गिरा कहाँ रहे हैं, हम डाइस गिरा रहे हैं इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल पर। और मेरे दोस्त, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी अभी होगी, प्रोबेबिलिटी तो मेरे अनुकूल परिणाम, तो हम मेरे दोस्त क्या हमसे मांगा है, सर्कल के अंदर डाइस गिरने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर सर्कल के अंदर गिरेगी तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे π/4। जबकि हम डाइस को कहाँ गिराए हैं, इस पूरे पर, पूरे का मतलब 6 पर, यानी हमारा हो जाएगा π/24, π/24, ठीक है। तो चलो मेरे दोस्त, हम जहां गिराना चाहते हैं वो मेरा अनुकूल परिणाम हुआ,
लेकिन हम जिस पर फेंके हैं वो तो हम पूरे पर फेंके हैं ना, इस पर गिरे इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। गिर तो कहीं भी सकता है ना। इसलिए टोटल इवेंट नीचे, टोटल पॉसिबिलिटी नीचे और ऊपर हमारे अनुकूल परिणाम जिस पर हम गिराना चाहते हैं, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं और हमारा सेशन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार। और मेरे दोस्त, जो हमारी रेलवे वाली क्लास है, रेलवे वाली क्लास अब हमें मॉर्निंग शिफ्ट में लगाना होगा, क्योंकि इस शिफ्ट में अब संभव नहीं है, क्योंकि इसके डिस्कशन में काफ़ी टाइम लग रहा है और मेंटली हम टायर्ड हो जा रहे हैं। और जब मेंटली टायर्ड हो जाएंगे तो फिर इसके बाद कोई क्लास लेना संभव नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोई एक टाइम लेकर के, इसकी टाइम हम सुबह आपको बता देंगे कि रेलवे की क्लास कितने बजे हम लगाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।